नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक सी बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी को मेरे दोस्त ने खुद बनाया हुआ है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर राजीव और पूजा ने एक शांत और सरल जीवन जीने का फैसला किया। राजीव को एक निजी कंपनी में नई नौकरी मिली थी, जिसके कारण उन्हें बड़े शहर को अलविदा करना पड़ा। अपने छोटे से परिवार, पत्नी पूजा और 5 साल की बेटी आर्या के साथ उन्होंने एक कस्बे के बाहरी इलाके में बसे पुराने मकान को किराए पर लिया। मकान तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और घने पेड़ों से भरा हुआ था। दिन में भी उस रास्ते पर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता था। मकान खुद एक पुरानी हवेली जैसा दिखता था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ झलकते थे। मकान मालिक ने बताया कि यह घर कई सालों से खाली था और वह इसे कम किराए पर देने को तैयार था। सस्ते किराए और बड़ी जगह के लालच में राजीव ने घर को तुरंत हाँ कह दिया। पहले दिन जब वे घर पहुंचे तो आसमान में हल्की बदली थी। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था, जिसके चारों ओर जंगली घास और सूखे पेड़ थे। लोहे का मुख्य गेट जंग खाया हुआ था, जो खोलने पर एक भयानक चीख की आवाज करता था। जैसे ही परिवार ने घर के अंदर कदम रखा, पूजा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के कमरे में बड़े बड़े और खाली थे। हर कोने पर मकड़ियों के जाले और दीवारों पर जमी हुई धूल के निशान थे। राजीव ने पूजा को तसल्ली दी कि ये मकान जल्द ही साफ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन पूजा ने एक धीमी आवाज में राजीव से कहा, यह घर कुछ अजीब लगता है। वहीं दूसरी ओर मेरी बेटी आर्या, जो हमेशा शरारती और जिज्ञासु रहती थी, दौड़ते हुए हर कमरे का मुआयना करने लगी। उसे घर के पिछले हिस्से में एक पुराना झूला मिला। वह खुश होकर चिल्लाई, मम्मी पापा देखो, यहाँ झूला है। राजीव और पूजा ने उस झूले को देखा। यह लकड़ी का पुराना झूला था, जो धूल से भरा हुआ था और हवा में धीरे धीरे एक अजीब सी आवाज करता हुआ हिल रहा था। पूजा को यह देखकर असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। घर की साफ सफाई करने और सामान जमाने के बाद परिवार रात के खाने के लिए बैठा। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। घर के चारों ओर जंगल जैसा इलाका था, जहां से हर थोड़ी देर में किसी जानवर की आवाज़ आती थी। खाना खत्म करके जब पूजा ने लाइट बंद की तो पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हर कोने से हल्की सरसराहट और घर की पुरानी लकड़ियों की चरमराहट की आवाज़ सुनाई देती थी। पूजा ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के बीच में आर्या अचानक जग गई और कमरे के कोने की ओर इशारा करते हुए बोली, मम्मा वहाँ कौन है? पूजा और राजू दोनों चौंक कर उठे। उन्होंने कोने की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। पूजा ने आर्या को शांत किया और उसे सुला दिया। पूजा ने पहली रात ही एक अजीब सा सपना देखा। उसने खुद को घर के आंगन में खड़ा पाया। वहाँ चारों तरफ धुंध थी। झूला हवा में तेजी से आवाजें करता हुआ हिल रहा था और उस पर किसी का धुंधला सा छाया बैठा हुआ था। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा।
तभी पूजा की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी तेजी से धड़क रहा था और वह पसीने में डूबी हुई थी। सुबह जब पूजा ने राजीव को सपना बताया तो उसने इसे सफर का थकान कहकर बात को टाल दिया, लेकिन पूजा के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी महिला जिसका नाम सुमित्रा था परिवार से मिलने आई। उसने पूजा और राजीव का स्वागत किया और घर के बारे में बात करते हुए कहा, यह घर बहुत पुराना है, यहाँ कई परिवार आए लेकिन कोई ज़्यादा दिन टिक न सके। पूजा ने पूछा, क्यों, यहाँ क्या कोई परेशानी होती है? सुमित्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, लोग बस ज़्यादा सोच लेते हैं, आप आराम से रहिए। सुमित्रा ने भले ही इस बात को हल्के में लिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पूजा को बेचैन कर गया। अगले कुछ दिन तक परिवार ने घर को और रहने लायक बनाया। राजीव ने नौकरी शुरू कर दी, पूजा घर संभालने लगी और आर्या अपने झूले और घर के आंगन में खेलकर खुश रहने लगी। लेकिन पूजा के मन में वह सपना और रात में सुनी जाने वाली आवाज़ें लगातार गूंजती रही। पहले हफ्ते के अंत तक पूजा और राजीव को एहसास हुआ कि इतने बड़े घर की देखभाल उनके लिए मुश्किल हो रही है। उन्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत थी। अब यही पल था जब अजीब घटनाओं की असली शुरुआत होने वाली थी। एक बार रात का समय था। आर्या अपने कमरे में सो रही थी और राजीव और पूजा भोजन करने के बाद बैठक में बैठे हुए थे। तभी पूजा ने राजीव से थके हुए स्वर में कहा, इतना बड़ा घर है और इतने सारे काम, मुझे लगता है हमें किसी नौकरानी की ज़रूरत है। पूजा की बात सुनकर राजीव ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी यही सोच लग रही है। कल सुबह ही पड़ोसियों से बात करके किसी को खोजने की कोशिश करता हूँ। वे दोनों ऐसा कह ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर उसी वक्त एक अजीब सी दस्तक होती है। यह दस्तक इतनी जोरदार होती है कि राजीव और पूजा चौंक जाते हैं और सोचते हैं रात का समय था और घर के सुनसान इलाके में इस वक्त किसके आने की उम्मीद हो सकती है। वे सब ऐसा सोचने में लग जाते हैं। पूजा भी चिंतित स्वर में कहती है, कौन हो सकता है इतनी रात को। राजीव ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही राजीव ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक महिला घूंघट ओढ़े हुए खड़ी थी। महिला का शरीर सीधा और स्थिर था और उसने एक हल्की लेकिन पीली सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसके पैर बिना किसी हलचल के जमे हुए थे और उसकी पतली आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे काम चाहिए। यह सुनते ही राजीव और पूजा को दोनों को अजीब लगा कि इतनी रात में अंधेरे में कोई नौकरानी काम मांगने क्यों आती है। राजीव ने उस औरत से पूछा, इतनी रात को आप कौन हैं? उस औरत ने एक मधुर स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम सावित्री है, मैं पास के गांव से आई हूँ। सुना कि आपको किसी की ज़रूरत है, मैं सफाई और रसोई का काम कर सकती हूँ। अब पूजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। वह अब भी अपने घूंघट के पीछे छुपी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पूजा ने कठोर लहजे में कहा, क्या आप सुबह नहीं आ सकती थीं? इतनी रात में आना ठीक नहीं है। तभी उस महिला यानी सावित्री ने उत्तर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैंने सोचा अगर अभी बात कर लूँगी तो सुबह से काम चालू कर दूँगी। यह बात सुनकर राजीव और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा।
घर के कामों का बोझ पहले ही बढ़ रहा था और किसी की मदद की ज़रूरत थी। आखिरकार राजीव ने हामी भर दी और राजीव ने कहा, ठीक है, कल आप सुबह से काम शुरू कर सकती हैं। अगले दिन सुबह सावित्री काम पर आई। उसने झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया और रसोई के बर्तन साफ किए। वह बहुत कुशल लग रही थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। पूजा ने कई बार उससे उसका घूंघट हटाने के लिए कहा, सावित्री, तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ, या घूंघट क्यों? सावित्री ने झिझकते हुए कहा, मैडम जी, मुझे अपना चेहरा ढकने की आदत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। पूजा को उसका यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी रात पूजा को रसोई से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। वह घबरा कर उठी और रसोई में गई। उसने देखा कि सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह हवा का असर था? अगली सुबह जब उसने यह बात राजीव को बताई तो उसने इसे पूजा की थकावट का नतीजा कहकर टाल दिया। आर्या धीरे धीरे सावित्री से असहज महसूस करने लगी। एक दिन उसने पूजा से कहा, मम्मा, आंटी अजीब है। वह मैं जब खेलती हूँ तो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मुझे कहीं ले जाना चाहती हूँ। पूजा ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया। अब सावित्री हमेशा काम खत्म करने के बाद बच्चों के कमरे में कुछ देर खड़ी रहती थी। पूजा ने एक दिन उसे ऐसा करते हुए देखा। फिर पूजा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सावित्री ने जवाब दिया, बस देख रही थी कि सब कुछ ठीक है ना। लेकिन सावित्री की आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था। पूजा को यह व्यवहार असामान्य लगा, लेकिन वह इसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कह पाई। एक रात पूजा ने आंगन से झूले की चरमराहट की आवाज़ सुनी। वह बाहर गई तो देखा कि झूला बिना किसी हवा के हिल रहा था। झूले के पास सावित्री खड़ी थी। पूजा ने सख्त लहजे में पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सावित्री ने बिना मुड़े कहा, यह झूला बहुत पुराना है मैडम, इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पूजा ने पूछा, कैसी यादें? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर चली गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। पूजा और राजीव को एहसास हुआ कि सावित्री के आने से घर में एक अनजाना सा सन्नाटा और भय का माहौल बन गया था। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। सावित्री के घूंघट के पीछे के रहस्य ने पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। एक दोपहर पूजा रसोई में खाना बना रही थी। आर्या अपने कमरे में अकेली खेल रही थी। अचानक पूजा ने आर्या के खिलखिलाने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के साथ बात कर रही हो। पूजा ने कमरे से आवाज़ लगाई, आर्या, किससे बात कर रही हो? आर्या ने जवाब दिया, मम्मा या आंटी मेरे साथ खेल रही है। पूजा को लगा कि शायद वह अपनी गुड़िया को आंटी बुला रही है, लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि आर्या खाली कमरे के कोने को ओर देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। पूजा ने पूछा, कौन सी आंटी बेटा? आर्या ने मासूमियत से कहा, जो झूले के पास बैठती है। यह सुनते ही पूजा का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह कुछ पल के लिए चुप रही और फिर आर्या को वहां से बाहर ले गई। उस रात पूजा राजीव अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। कदमों की हल्की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह साफ सुनाई दे रही थी। पूजा ने राजीव को जगाया। सुनो,
कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा है, उसने ऐसा धीमे स्वर में कहा। राजीव ने ध्यान से सुना और उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। राजीव ने समझाने की कोशिश की, यह हवा या पुरानी लकड़ियों की आवाज़ हो सकती है, लेकिन पूजा जानती थी कि यह हवा की आवाज़ नहीं थी, यह कदमों की थी, धीमे, स्थिर और भारी। अगले दिन पूजा ने एक बार फिर से सावित्री को अपने बच्चे के कमरे के बाहर खड़े हुए देखा। वह वहाँ अकेली थी और बिस्तर के पास झुकी हुई थी। पूजा ने एक तेज आवाज में पूछा, सावित्री, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सावित्री ने सीधा खड़े होकर कहा, बस देख रही थी, सब कुछ ठीक है ना? आपकी बेटी बहुत प्यारी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था जो पूजा को अब और भी असहज कर रहा था। पूजा ने यह बात राजीव को बताई, लेकिन राजीव उसे हर बार की तरह इस बार भी टाल ही देता है। एक शाम पड़ोस की बूढ़ी महिला सुमित्रा फिर से घर आई। पूजा ने उसे घर में होने वाली अजीब सी घटनाओं के बारे में बताया। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस घर में पहले भी कई परिवार आए थे, लेकिन कोई ज़्यादा समय तक यहाँ टिक न सका। इस घर का इतिहास ठीक नहीं है। पूजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या मतलब है इसका? सुमित्रा ने कहा, कई साल पहले यहाँ एक महिला रहती थी। उसका नाम सावित्री था। उसका पति और बच्चा एक हादसे में मर गए थे। वह इस घर में अकेली रहती थी और धीरे धीरे पागल हो गई। एक दिन उसने खुद को इस घर के आंगन में फांसी लगा ली। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यह सुनते ही पूजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन हमारी नौकरानी का नाम भी सावित्री है, पूजा ने यह हिचकिचाते हुए कहा। सुमित्रा ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? पूजा ने सावित्री के घूंघट और उसके अजीब से व्यवहार के बारे में बताया। सुमित्रा ने पूजा को सावधान रहने की अब चेतावनी दे दी। उसी रात पूजा को फिर से आंगन में झूले की चरमराहट सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ बहुत तेज थी। जब उसने खिड़की से झांका तो उसने देखा कि झूला हवा में तेजी से हिल रहा था और उसके पास सावित्री खड़ी थी। पूजा डरते हुए आंगन में गई और सावित्री से पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सावित्री ने फिर एक बार बिना मुड़े जवाब दिया, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा आ जाती हूँ। और ऐसा कहकर वह फिर कमरे के अंदर चली जाती है। अब इधर दिन प्रतिदिन आर्या के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह खुश और जिंदा दिल नहीं थी। वह अक्सर अकेले कमरे में बैठी रहती और किसी अदृश्य चीज़ से बातें करती। एक दिन आर्या ने मासूमियत से अपनी माँ से कहा, मम्मा, वह आंटी कहती हैं वह मुझे अपने घर ले जाएंगी। यह सुनते ही पूजा का खून ठंडा पड़ गया। उसने आर्या को अपने पास बिठाया और समझाया कि उसे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब दिन प्रतिदिन अजीब सी घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी रात में बर्तन गिरना, तो छत पर कभी कभी किसी के दौड़ने की आवाज़, तो दीवारों पर अजीब से हाथ का निशान का उभरना। कभी पूजा को महसूस होना कि कोई उसे देख रहा है। इन सब घटनाओं को अब राजीव भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसको भी एहसास होना शुरू हो चुका था कि घर में अब कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। राजीव और पूजा ने तय किया कि वे पास के मंदिर के पुजारी से मदद लेंगे। और अगली सुबह होते ही राजीव और पूजा मंदिर पहुंचे। यह मंदिर पुराने ज़माने का था और यहाँ का वातावरण गहन शांति और गंभीरता से भरा हुआ था। मुख्य कक्ष में बैठे पुजारी, जिसका नाम महेश्वर था, गहरी तपस्या में लीन थे।
पूजा ने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी जी, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। महेश्वर ने अपनी आंखें खोली और उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या समस्या है पुत्री? पूजा ने उन्हें घर में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया, जैसे झूले की आवाज़, आर्या का व्यवहार और सावित्री के रहस्यमयी घूंघट के पीछे का डर। पुजारी सब कुछ ध्यान से सुनते रहे और फिर एक गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे घर में एक अशुद्ध आत्मा का वास है। राजीव ने घबराते हुए पूछा, क्या कुछ कर नहीं सकते? महेश्वर ने एक गंभीर स्वर में फिर से कहा, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे घर आकर पूरी स्थिति का मुआयना करना होगा। कुछ ताकतें इतनी प्रबल होती हैं कि उनका सामना केवल वहीं किया जा सकता है जहां वे वास करती हैं। अगले दिन महेश्वर शाम के समय राजीव और पूजा के घर पहुंचे। उनके हाथों में एक छोटी सी थाली थी जिसमें पवित्र जल, मंत्रों से अभिमंत्रित धागा और तुलसी के पत्ते थे। जैसे ही पुजारी ने घर में कदम रखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और उन्होंने कहा, यह स्थान अशांति से भरा हुआ है। यहाँ केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि यह आत्मा बहुत पुरानी और प्रबल भी है। अब महेश्वर ने पूरे घर का दौरा किया। जैसे ही वे झूले के पास पहुंचे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। यह झूला, यहाँ कुछ ऐसा है जो बेहद शक्तिशाली है। इसे कभी भी नज़रअंदाज मत करना। महेश्वर ने पूजा और राजीव को एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह पूजा घर की नकारात्मक ऊर्जा को उजागर करेगी। अब रात के समय पूजा शुरू हो चुकी थी। महेश्वर ने मंत्रों का जाप शुरू किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। जैसे ही वह आर्या के कमरे में पहुंचे, आर्या अचानक चिल्लाने लगी और कहने लगी, नहीं, इसे बंद करो, आंटी कहती है यह गलत है। तभी पूजा ने आर्या को पकड़ लिया, लेकिन वह खुद भी कांप रही थी। महेश्वर ने शांत स्वर में कहा, यह आत्मा तुम्हारी बेटी को निशाना बना रही है। यह उसी के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रही है। अचानक घर की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। ठंडी हवा का झोंका पूरे घर का माहौल में फैल चुका था। तभी सावित्री कमरे में दिखाई देती है। महेश्वर ने सावित्री की ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? अपना असली चेहरा दिखाओ। सावित्री ने एक भयानक ठहाका लगाया। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठा। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। महेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री ने घूंघट को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। महेश्वर ने मंत्रों की शक्ति से सावित्री अचानक पीछे हटने लगी। उसका घूंघट खुद ब खुद गिर गया। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, राजीव और पूजा दोनों की चीखें निकल गई। उसका चेहरा एक जली हुई खोपड़ी जैसा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा और उसके होठों की जगह सिर्फ मांस के गड्ढे थे। सावित्री ने एक चीख मारते हुए कहा, मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इस बच्ची को अपने साथ न ले जा सकूं। अब इधर महेश्वर ने कुछ अजीब से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वह सावित्री कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है और धीरे धीरे पीछे हटती हुई आंगन की ओर निकल जाती है। इधर महेश्वर अपने मंत्रों को पढ़ ही रहा होता है और कुछ ही देर में महेश्वर ने अपने मंत्रों की ताकत से सावित्री को उस झूले से बांध देता है और कुछ ही देर में वह झूला अपने आप ही उस रात आग के हवाले हो जाता है, जिससे उस सावित्री की एक भयानक चीख
उभरने लगती है। वह चीख इतनी भयानक होती है जो हमारे कानों की नसों तक पहुंच जाती है। हम उस चीख को महसूस के साथ साथ बहुत डरे हुए भी होते हैं, लेकिन कुछ ही देरों में वह चीख आग के हवाले शांत हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। इस घटना के बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और वापस मुड़कर कभी भी वहाँ नहीं गए, और उस घर में जितने भी हमसे जुड़ी सामान थे सबको वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि महेश्वर ने कहा था यहाँ की हर एक चीज़ में वह जुड़ चुकी है, और अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे पास होगी तो वह वापस लौट सकती है। इस कारण हम लोगों ने वहाँ का कोई भी सामान अपने साथ यहाँ नहीं लेकर आए। तो दोस्तों, यह कहानी थी राजीव और पूजा की, और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।